आज की सच्ची घटना जो सच्चा वाक़या है ये दरअसल मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड, और ये भिंड जो डिस्ट्रिक्ट ज़िला है वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। इसी ज़िले में एक गाँव है बरा। उस बरा गाँव में एक 42 वर्षीय देवेंद्र महौर अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। 2020 में सेना से रिटायर्ड हुए थे। सेना से रिटायर्ड थे और उन्होंने अपना जो मकान है पैतृक गाँव में बना लिया था। एक और मकान बच्चों की शिक्षा के पर्पज से, शिक्षा के उद्देश्य से ग्वालियर में बनाया था, क्योंकि ग्वालियर लगभग 1 सवा घंटे की दूरी पर वहां से है। तो बच्चों की आगे की शिक्षा के लिए उन्हें रहने का बंदोबस्त के उद्देश्य से उन्होंने एक मकान अपना ग्वालियर बनवा लिया था, और जो पैतृक गांव वाला जो बड़ा वाला मकान है वहां रह करके अपनी पत्नी, 2 बच्चे, अपनी माता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और एक दिन 9 जून 2023 यानी इस साल की 9 जून को वो घर से ये कहकर निकले कि मैं ग्वालियर कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट में कुछ तारीख है, कुछ काम है, और शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। वो घर से निकल चुके थे, पूरा दिन बीत चुका था। जब शाम होने लगी वापस नहीं लौटे, उनका फोन भी बंद आने लगा। तो परिजनों को, जो उनके स्वजन हैं, उनको चिंता हुई, उनको घबराहट हुई। तो उनकी माँ ने उनके बड़े भाई उपेंद्र, जो एक स्कूल में शिक्षक थे, उनसे कहा कि आप देवेंद्र की खोज करें, फौरन ग्वालियर जाएं, उनको देखें। उनका फोन भी बंद है और कोई अता पता नहीं है। अब घर पे शाम तक उनको आना था, लेकिन अब चूंकि शाम हो चुकी थी, रात आने वाली थी, तो उन्होंने उनकी खोज के लिए जो बड़े भाई उपेंद्र थे उनको ग्वालियर भेजा। और ग्वालियर जाकर के सीधे वो उसी मकान में पहुंचते हैं जो देवेंद्र का दूसरा मकान होता है। गेट खुला हुआ था, सिर्फ उसके जो दरवाजे थे वो आपस में चिपके हुए थे, लॉक नहीं किया गया था अंदर ना बाहर से। सीधा अंदर घुसे, अंदर जाकर के जो सीन है, जो दृश्य देखते हैं, तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है, बदहवास हो जाते हैं। दरअसल अंदर देवेंद्र महौर का जो शव है वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था, और उनकी जो बॉडी है उसके हाथ, उस बॉडी के हाथ में जो नसें होती हैं वो काटी गई थी, गले की नसें काट दी गई थी, चाकुओं से बहुत गंभीर रूप से उन पर वार किए गए थे, गहरे गहरे जख्म थे। लिहाजा उन्होंने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। फौरन पुलिस वहां पहुंची, शव को देखा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि देवेंद्र महौर का कातिल कौन है, इनका कत्ल कैसे हुआ, इनको क्यों मारा गया, इसके पीछे पूरी वजह क्या है। लिहाजा पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई, जांच में जुट गई, और कुछ घंटों की मशक्कत, मेहनत, पुलिस की अपनी जो है सूझबूझ, उनकी जो कार्यकुशलता होती है, उसके आधार पर उन्होंने एक नाम का पता लगाया, और वो नाम था कामना उर्फ लाली महौर का। जी हाँ, कामना जो थी वो देवेंद्र के गांव की रहने वाली थी। माता पिता का बचपन से उसके सर से साया उठ चुका था। उस कामना को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया, पकड़ लिया, और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा जो गुनाह है, पूरी जुर्म की जो प्लानिंग है अपने सिर पे ली, पूरा कत्ल का जो गुनाह है अपने सिर पे ले लिया, कत्ल करना कबूल कर लिया। और फिर उसके बाद पुलिस ने उससे जब तफसील से जांच की, जब बारीकी से, डीपली से जांच की, तो उसने सारी बातें स्टेप बाय स्टेप पुलिस को बताई। और जो बातें पुलिस को बताई वो एकदम हैरान कर देने वाली थी। और ऐसी घटना जो आप आज सुन रहे हैं, आज सुनेंगे, तो सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी कि कोई एक प्लानिंग के तहत एक काम अपना पूरा, अपना जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए क्या एक कत्ल भी कर सकता है। लिहाजा आपको पूरी घटना हम अब विस्तार शुरू से बताते हैं। दरअसल जो कामना उर्फ लाली थी वो भी देवेंद्र की चचेरी साली थी, यानी उनकी जो पत्नी थी रश्मि, जो पत्नी रश्मि है उनकी चचेरी बहन थी। बचपन में ही उसके माँ बाप का जो साया है उसके सर से उठ चुका था, उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, घर में कोई बड़ा काम करने वाला था नहीं। लिहाजा उसको अब जब जो बड़ी हुई तो उसको काम करने की दिक्कत हुई, अपने जीवन गुजारने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उनकी दिक्कत हुई। तो उन्होंने लड़की के बजाय लड़के का रूप बनाने का फैसला किया, और उसने वैसा ही किया। उसने बिल्कुल लड़कों की तरह जूते, कपड़े, बेल्ट, शर्ट और हेयर कटिंग सब कुछ लड़कों की भांति कर लिया, और लड़कों वाले कपड़े पहने, लड़कों की हेयर कटिंग कराई, लड़की के जो आभूषण होते हैं उनसे दूर रही, नाक कान में कुछ पहना नहीं,
अच्छी लड़कों वाली घड़ी बांधती थी और लड़कों के स्टाइल में पूरी बाकायदा गालियां भी दिया करती थी। जी हाँ, जब कभी कभी उसका किसी से झगड़ा होता था शहर में, तो वो उनको लड़के वाली गालियां भी सुनाती थी। अब एक दिन उसने काम करने के लिए जब पूरा भेष बदल लिया, फिर काम करने के लिए ग्वालियर शहर पहुंचती है और वहां किसी तरह से एक टुक टुक यानी कि ई रिक्शा, और कहीं कहीं उसको टिर्री भी बोलते हैं, जैसे आगरा मथुरा का हमारा इलाका है वहां इसको टिर्री बोला जाता है। बहरहाल उसने टिर्री खरीदी और वहां सवारियों पर चलाने लगी, सवारी ढूंढने लगी, उसकी जो है जीविका चल रही थी, पैसे की उसकी आमदनी हो रही थी। अब उसके अंदर लड़कों वाली फीलिंग आने लगी, वो अपने आप को लड़का समझती और वो ये सोचती कि मैं जो काम कर रही हूं और जो भी लड़के काम करते हैं वो सारे काम मैं कर सकती हूं, लिहाजा लड़कों की तरह ही उसने लड़की से शादी करने का एक प्लान बनाया। और उसने इसके लिए अपनी सगी जो उसकी चचेरी बहन थी यानी फौजी देवेंद्र की पत्नी रश्मि, उसको चुना। लिहाजा इस लिहाज से रिश्ते में उनकी बहन थी तो उनके घर आने जाने लगी और उनसे अपनी प्लानिंग जो है अभी शेयर नहीं की, दिल में रखी, लेकिन आने जाने लगी, उससे नज़दीकियां अपनी जो है संबंध और गाढ़े करने लगी। और एक दिन जब वो वहां गई तो उसने देवेंद्र की पत्नी रश्मि को बताया कि मैं एक लड़के की तरह हूँ, सारा काम लड़कों की तरह करती हूँ और एक मैं लड़के जो काम करते हैं वो सारा मैं कर सकती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब ये रश्मि ने सुना तो उनके होश खराब हो गए, उन्होंने उसको फटकारा, डांटा कि तुम बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा संभव नहीं है, मेरे बच्चे पत्नी पति हैं, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और इस जो बातें कर रही हो ये अननेचुरल है, लिहाजा ये मैं नहीं कर सकती। उसको झल्लाकर वहां से भगा दिया। लेकिन उसने तो उससे शादी करने की ठान रखी थी, उसके ऊपर शादी करने का जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है, जो भूत सवार होता है, वो भूत सवार था। फिर गाहे बगाहे वक्त बेवक्त किसी भी बहाने से वहां पहुंच जाती और उससे बातचीत करती। इसी दौरान उसकी जो नज़दीकियां हैं धीरे धीरे जो फौजी देवेंद्र थे उनसे बढ़ने लगी, उनसे उनके संबंध थोड़े और गाढ़े हो गए। एक प्लान के तहत जो लाली है, एक प्लान के तहत फौजी देवेंद्र से नज़दीकियां बढ़ा रही थी, उनके संपर्क में आ रही थी। आखिर एक दिन उसने पूछा, फौजी ने लाली को पूछा कि तुम ये बताओ सच में तुम लड़का हो या लड़की? तो उसने बता दिया, मैं एक लड़की हूँ, एक आम लड़की की तरह मैं रहती हूँ, लेकिन मेरा जो डेलडोल है, जो वेशभूषा है सब लड़कों वाली है, लेकिन मैं लड़की ही हूँ। लिहाजा बहुत जल्दी दोनों मिलने लगे, बाहर इनकी मुलाकातें होने लगीं, घर में चोरी से बाहर मिलने लगे। फौजी जो देवेंद्र हैं वो लाली से बाहर मुलाकातें होने लगीं, ग्वालियर वाले इनका जो घर है वहाँ मिलने लगे और जल्दी इनके बीच एक गहरा प्रेम संबंध पैदा हो गया और इनके बीच जो फिजिकल इनके जो रिलेशन होते हैं वो स्थापित हो गए और ये दोनों गहरी जो प्रेम संबंध होते हैं उसमें डूब गए, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। और इसकी भनक अभी तक फौजी की जो पत्नी है उनको नहीं थी। दरअसल ये पूरा एक प्लानिंग के तहत हो रहा था। जो लाली थी वो उनके साथ रह रही थी। कभी कभी 8 दिन तक लगातार देवेंद्र घर से बाहर निकलते और कहते मैं काम से जा रहा हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, लेकिन सीधे पहुंचते ग्वालियर वाले अपने मकान और वहाँ पहले से लाली मौजूद मिलती। दोनों वहाँ रहते, साथ रहते और साथ खाते पीते, साथ लेटते। और जो लाली है उसको इसी दौरान फौजी के साथ शराब पीने की गहरी लत लग चुकी थी। वो नशा करने लगी थी, ड्रिंक कर रही थी, हैवी लेवल पर वो नशा करने लगी थी, शराब पीने लगी थी, उसको शराब की लत लग गई थी, शराब की वो आदी हो चुकी थी। लिहाजा दोनों शराब पीते, साथ रहते, साथ सोते और काफी वक्त साथ गुजारते। इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था। अब लाली को चूंकि शादी करने की जो प्लानिंग थी देवेंद्र की पत्नी से वो अंदर भरी हुई थी। उसको लग रहा था कैसे ही जल्द से जल्द इस फौजी को मार करके, देवेंद्र की हत्या करके मैं इसकी पत्नी से शादी कर लूं और अपने जीवन की नैया है उसको आगे बढ़ाऊं, अपना जीवन यापन सही से गुजारूं। लिहाजा उसने एक दिन फौजी को बुलाया और ग्वालियर जो उनका मकान है वहां फौजी उनसे मिलने गए। तय प्लान के मुताबिक लाली ने कहा, आज तुमको मेरी सबसे जो अच्छी पसंद की जो शराब है, जो ड्रिंक है वो लानी होगी। फौजी ने वो उनकी शराब दुकान से खरीदी और लेकर के सीधे अपने ग्वालियर वाले मकान में पहुंचे। दोनों ने वहां बैठ के जमकर शराब पी। लाली ने एक प्लानिंग के तहत खुद से ज्यादा यानी डबल मात्रा में कहीं ज्यादा देवेंद्र को शराब पिलाई, अपने हाथों से उसको ड्रिंक सर्व की। वो शराब पीते पीते इतना
कंट्रोल से बाहर हो चुका था कि उसका कदम और जबान दोनों लड़खड़ा रहे थे। लिहाजा एक बार जब वो पेशाब करने गया तो कई बार टॉयलेट और कमरे के बीच में कई बार वो गिरा, और जब गिरा तो लाली ने पूरा ये अंदाज़ा, ये सेंस लगा लिया था कि अब ये इस पे हमला करने का सबसे अच्छा वक्त यही है, लिहाजा आपको इसे ख़त्म किया जाए। और तय प्लान के मुताबिक लाली ने जो पहले से एक बहुत शार्प, बहुत तेज़ छुरा लेकर के आई थी, उसको लेकर के सीधे बाथरूम के गेट पहुंची। जैसे ही वो बाहर निकला, सीधे उसके गले पर प्रहार किया, उसकी गले की नसें कटी। इसी बीच चूंकि फौजी था, बहुत बॉडी में जान थी, सुडौल शरीर था, तो ताकत थी अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन नशा इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने लायक नहीं था। लिहाजा लाली, उसके बीच संघर्ष होने लगा। कई बार लाली नीचे गिरी, फिर उल्टी। फौजी ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, उसके हाथ पकड़े, लेकिन लाली लगातार उसके सर पे मर्डर करने का जुनून, जो खून सवार था, वो लगातार वार कर रही थी। चाकू दर चाकू मार रही थी, कभी हाथ पे, कभी पेट पे, कभी गर्दन पे, जहां चाकू लगता वो बार लगातार कर रही थी। चूंकि अब काफी खून बह चुका था देवेंद्र का, नशा भी बहुत ज्यादा किया हुआ था, लिहाजा वो बहुत जल्दी कुछ ही मिनट के बाद नीचे गिर गए। उसके बाद लाली ने उनके गले पर वार किया और कुछ ही सेकंडों में उनके प्राण पर पखेरु हो गए और देवेंद्र की मौत हो गई। उसके बाद लाली ने सीधे अपने कपड़े चेंज किए, साफ किए और वहां से सीधे निकल करके अपने घर चली गई। और इधर जब देवेंद्र के जो परिजन थे, स्वजन थे, उनको जब काफी वक्त तक उनकी कोई खबर नहीं लगी, उनके फोन से कोई संपर्क नहीं हुआ, फोन बंद आ रहा था, वक्त जो रात बढ़ रही थी, उनको फिक्र हुई। लिहाजा उन्होंने पेंद्र, उनके जो बड़े भाई थे, उनको उनकी माँ ने ग्वालियर भेजा। और जब वो पहुंचे, उन्होंने पूरा सीन देखा तो पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उनको पकड़ा, लाली को गिरफ्तार किया। लाली ने पूरा जो कत्ल है अपने सिर ले लिया। और इस प्रकार इस कहानी का अंत हुआ और एपिसोड का अंत होता है। लेकिन एक बात यह है, एक बात तो तय है, क्राइम करने वाला जितना भी शातिर हो, चालाक हो, कितना भी रसूखदार हो, कितना पहुंच वाला हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कानून के हाथ, जो कानून है, उससे कोई आज तक बच नहीं पाया। देर या सबेर पुलिस, जो कानून है, वो कातिल या क्राइम करने वाले को पकड़ ही लेती है। लिहाजा ऐसी घटनाएं और ऐसे वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य, मतलब ये है कि हमारा जो समाज है, आने वाला कल कैसा हो कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसी घटनाओं से हम सबक लें, इनसे एक संदेश लें, इनको एक मिसाल के तौर पर लें, और जिससे हम और हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, हिफाजत रहे, महफूज रहे। यही हमारी कामना है, ऐसी हमारी आशा है। और इस एपिसोड को ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए